आज अपन पढ़ने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। इसमें यार मैं पहले एक थोड़ी सी कहानी जैसा कुछ बता रहा हूँ, इससे आपको पूरा चैप्टर रिलेट करने में आसानी मिलेगी, है ना। काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगे आगे जाके कंसेप्ट्स। ठीक है, क्या बता रहा हूँ मैं, देखो। यार एटम के अंदर, एटम के बारे में बात कर लेते हैं। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें एक तो प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, और एक न्यूट्रॉन होता है जो कि न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल्स में घूम रहे होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन की अपन बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो यार अगर इलेक्ट्रॉन को मैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा देता हूँ, है ना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं भगाऊँ, है ना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहना शुरू हो जाता है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, करंट। उसी को क्या बोलते हैं अपन, फ्लो ऑफ करंट। मगर डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है करंट इलेक्ट्रॉन का, है ना। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो हुआ तो करंट हमारा इधर जा रहा होगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों कर रहे हैं, तो वो फ्लो कराने के लिए अपन बैटरी का यूज़ करते हैं, बैटरी लगा देते हैं। बैटरी लगाने से ही क्या होता है, करंट फ्लो करना शुरू करता है आई, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे ऐसे, और ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। अब आपको चैप्टर पढ़ने में अलग ही मजा आ रहा होगा। ठीक है, शुरू करते हैं चार्ज से। तो पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यार जो पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, है ना। मतलब क्या है, जो सेम चार्ज होते हैं, जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की जैसे मैंने बात की थी, इलेक्ट्रॉन के अंदर एक चार्ज होता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। कुलाम क्या है जी बेटा, कुलाम क्या है, यूनिट है। जैसे अपन पानी को लीटर में नापते हैं, है ना, ऐसे ही अपन चार्ज को कुलाम में नाप रहे होते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है इतना सा चार्ज। इतना सा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 10⁻⁻19 है, मतलब बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटा चार्ज है ये। ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत चुन्नू सा चार्ज, और वो क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। अब यहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है इसलिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है, टाइप ऑफ मटेरियल्स, है ना। इसमें दो तरह से मटेरियल होते हैं, दो तरह के। क्या, एक तो कंडक्टर होते हैं और एक इंसुलेटर्स होते हैं। कंडक्टर क्या, जिनमें इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर पाए। इंसुलेटर कौन से, जिनमें इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर पाए। इजीली मूव करने का क्या मतलब है, इजीली मूव करने का मतलब है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो कर सकें इधर उधर, है ना, आसानी से। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं मतलब कि चार्ज फ्लो कर सकता है, और चार्ज फ्लो करने का मतलब करंट फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे उसके। ठीक है ना, इस चैप्टर में चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ही समझ के चलो आप, तो है ना, ज़्यादा सही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन किस किस में फ्लो हो सकते हैं, वो एग्जांपल दे रखे हैं इसमें। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं तो अपन क्या मान के चलेंगे, जिन जिनमें करंट फ्लो हो सकता है ना। तो क्या आयरन में करंट फ्लो हो सकता है, बेशक हो सकता है। कॉपर में हाँ, एल्यूमिनियम में हाँ, सिल्वर में हाँ, ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल। कभी तार को पकड़ोगे तो पता चल जाएगा, ह्यूमन बॉडी में भी करंट होता है, निपट जाओगे आप वहाँ पर ही। ठीक है ना, अर्थ पे बिल्कुल होता है, अर्थ में करंट फ्लो होता है ना। अगर बिना स्लीपर्स के तो वायर को पकड़ते हैं तो करंट लगता है ना, तो मतलब आपकी बॉडी से गुजरता हुआ अर्थ तक करंट गया होगा, तभी तो आपको करंट लगा। ठीक है ना, रबर, प्लास्टिक और क्ले, मिट्टी, इनमें करंट फ्लो नहीं होता। तो ये क्या एग्जाम्पल्स हैं इंसुलेटर्स के, है ना। और कंडक्टर्स कौन से हैं, ये सब। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट के तीन है ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लास्ट के तीन है, ये बेस्ट होते हैं, ये बेस्ट कंडक्टर होते हैं। हमारी बॉडी होती है, अर्थ होता है और सिल्वर होता है, ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी के कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इसके पहले क्रॉस सेक्शन समझते हैं। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, अगर यार इस मार्कर को मैं ऐसे बीच में से काट देता हूँ, है ना, बीच में से काटा और देख रहा हूँ, तो मेरे को क्या दिख रहा होगा, एक सर्कुलर दिख रहा होगा, है ना, सर्कुलर सा कुछ दिख रहा होगा। तो सर्कुलर सा जो एरिया मेरे को दिख रहा है वो क्या है बेटा, मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है ना, क्या है मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे ये देखो स्क्रीन पे कि सिलेंडर था, तो इसके बीच में से अगर मैं यहाँ से काट के इसको देखता तो ये एरिया मेरे को दिख रहा होता, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, है ना। ठीक है, अब न्यू मानो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था और उस इलेक्ट्रॉन ने इस क्रॉस सेक्शन एरिया को 2 सेकंड में पास किया। कितने इलेक्ट्रॉन गए, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन गए 2 सेकंड में, इधर से इधर गुजर गए। तो मैं क्या बोलूँगा कि नेट चार्ज की तरफ फ्लो किया मेरा इधर से उधर,
तो नेट चार्ज कैसे फ्लो किया, तो मैं बोलूँगा कि 8 तो इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, है ना, और कितना टाइम लिया इसने 2 सेकेंड, तो इतना करंट मैंने क्या करा इसमें से फ्लो कराया, है ना, तो करंट को ऐसे नाप रहे होते हैं, ठीक है। अब यार मेरे को ये बताओ कि मैंने चार्ज लिखा, मैंने चार्ज कैसे लिखा कि जितने इलेक्ट्रॉन थे और इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। तो मेरे को ये बताओ मैंने यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, मैंने यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, तो नेगेटिव इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमको काफ़ी टाइम के बाद पता चला था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, अपन उसको पॉजिटिवली चार्ज मानते थे, ठीक है ना, इसलिए करंट का डायरेक्शन अपना अपोजिट आ रहा होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपेक्षा में, है ना। इसलिए अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं, क्योंकि अपन ने पहले इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव माना था, उसी के अकॉर्डिंग सारी डिस्कवरी हुई थी, तो यहाँ पे अपन हमेशा प्लस ही लिखेंगे, ठीक है ना गाइस, यहाँ पे प्लस आएगा। तो 8 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस के साथ वो क्या है हमारा नेट चार्ज डिवाइडेड बाई कितने टाइम में वो चार्ज वहाँ से गुजरा, उस क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरा, वही क्या है मेरा करंट है, ठीक है। अब अपोजिट डायरेक्शन होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ोगे उसमें डायरेक्शन पर क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना ही चाहिए, है ना, कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है। इसके बाद क्या है, इसकी एसआई यूनिट, है ना, तो जैसा मेरा अभी क्या आया था करंट की वैल्यू क्या आई मेरी आई भाई 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड, है ना। तो कुलाम पर सेकंड क्या आ रही है मेरी यूनिट, इसी को क्या बोलते हैं अपन एम्पियर, इसी को क्या बोलते हैं अपन एम्पियर, कुलाम पर सेकंड को क्या बोलते हैं अपन एम्पियर, ठीक है। अब अगर 1 एम्पियर की बात करूं मैं 1 एम्पियर की, तो यार एम्पियर है, एम्पियर इज इक्वल्स टू कुलाम बाई सेकेंड, है ना। तो मैं क्या करूंगा, एम्पियर को 1 लाने के लिए मेरा चार्ज भी क्या हो जाए 1 और टाइम भी क्या हो जाए मेरा 1, तभी तो एम्पियर 1 आएगा। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 कुलाम चार्ज पासिस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, एनी क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। 1 एम्पियर पूछ लेते हैं कभी कभी, लल्लू साहब ऐसे खुद भी बना सकते हो, है ना। अब मिली एम्पियर, तो यार इसको ऐसे याद रख लो, देखो इनमें क्या है ना कि बहुत से बच्चे जो बोर्ड लेवल पे डील कर रहे होते हैं वो डर जाते हैं ऐसे मिली एम्पियर एम्पियर देख के, माइक्रो एम्पियर वगैरह के बारे में देख के डर जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जब भी मिली एम्पियर आ जाएगा जीवन में, 1 मिली एम्पियर का मतलब 1000 एम्पियर, ठीक है, और माइक्रो एम्पियर का मतलब 10 लाख एम्पियर, 10 लाख 1 2 3 4 5 और ये 10 लाख एम्पियर, ठीक है ना। तो मिली एम्पियर का मतलब 1000 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर का मतलब 10 लाख एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर का मतलब 10 लाख एम्पियर, ठीक है, ऐसे याद रखना, ये यूनिट है, कोड के पी जाओ। ये मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर का मतलब ऐसा ऐसा होता है, ये अगर आपको याद है तो क्वेश्चन में ये आते ही आपको डिमोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि मेरे को तो पता है मैं कर लूंगा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो उसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यार मैंने अभी आपको ऐसे समझते हैं कि ये मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मैंने चिपका दिया जबरदस्ती फेविक्विक से, और बहुत दूर एक और इलेक्ट्रॉन रखा है ना। अब मैं इसको जबरदस्ती पकड़ के इधर ला रहा हूँ, जबरदस्ती क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, फिर भी मैं इसको खींच के ला रहा हूँ, है ना। अब ये खींच के लाऊंगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन पे एक प्रेशर लगा रहा होगा इधर, है ना, प्रेशर लगा रहा होगा, तो जो प्रेशर होता है इसको क्या बोलते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस, इस प्रेशर को क्या बोलते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको जितना ज़्यादा पास लेके जाऊंगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर ये लगाएगा, है ना। तो जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जितना ज़्यादा पास उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इसको मैं जितना ज़्यादा पास लाके छोड़ूंगा उतना ही तेज़ी से दूर जा रहा होगा, है ना, जितना ज़्यादा पास लाके छोड़ूंगा उतना ही तेज़ी से दूर जा रहा होगा। तो कुल मिला के मैं क्या बोल सकता हूँ कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, वी से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा मेरा करंट। क्यों जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जा रहा है। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो क्या है, करंट है हमारा, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है ना। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई उसकी, तो जितनी ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है उतना ही ज्यादा करंट हमारा फ्लो कर रहा होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा करंट भी उतना ही ज्यादा, ठीक है जी। ये चीज अच्छी बात है, इसको देखो समझो, मतलब नहीं समझ में आया तो वापस वीडियो को रिवर्स करो और देखो, ठीक है। चलो अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या, मैं यहाँ से लेके आया तो मैंने क्या करा, कुछ वर्क किया, है ना। अब जिसको वर्क में डर लगता है तो ऐसे समझ लो कि यार मैं इसको लेके आया, धक्का लगा रहा था, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस पे इधर धक्का लगा रहा था इस तरफ, है ना, इस तरफ, और मैं इसको जबरदस्ती इधर लेके आ रहा था। तो मैंने क्या करा, कुछ एनर्जी लगाई होगी इसको लाने में, तो वो एनर्जी जो मैंने इसमें लगाई डिवाइडेड बाई किस चार्ज पे लगाई, इस वाले चार्ज को लाने में, तो इस चार्ज की वैल्यू, है ना, वही क्या होता है मेरा पोटेंशियल, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। जो एनर्जी मैंने इसमें लगाई यहाँ तक लाने में वो डिवाइडेड बाई वो चार्ज जिस चार्ज को मैं लेके आया हूँ,
ये क्या होता है मेरा पोटेंशियल। एनर्जी को क्या में नापते हैं, जूल में। चार्ज को क्या में नापते हैं, कुलाम में। तो जूल पर कुलाम इसकी क्या है यूनिट, और इसको क्या नाम दे देते हैं अपन, वोल्ट। इसको क्या नाम दे देते हैं अपन, वोल्ट। यार ये नाम है ना, मतलब कि जो एसआई यूनिट्स है, या यूनिट की मैं बात करूं, फिजिक्स में बिना यूनिट के आंसर बताना मतलब वाहियात है। इससे घटिया काम आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। बिना यूनिट के आंसर बता दिया तो अंधकार में तुम्हारा भविष्य, है ना। ऐसे कांड नहीं करने अपन को पेपर में। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया अपन को। आगे देखते हैं क्या है। 1 वोल्ट डिफाइन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या था हमारा, एनर्जी अपॉन चार्ज, है ना। इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, मतलब मेरी एनर्जी भी 1 जूल हो जाए, और जो मेरा चार्ज है वो भी क्या हो जाए, 1 कुलाम हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है ओम्स लॉ। तो यार जो मैंने बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उतना ही ज़्यादा होगा जितना कि करंट होगा, है ना। तो यही क्या है, ओम्स लॉ। यही क्या था, ओम्स लॉ, है ना। तो जितना जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है ना। ये करंट वही है जो घरों में यूज़ कर रहे होते हैं अपन, है ना, उसी करंट की बात हो रही है, कोई वीआईपी करंट नहीं है। तो ये याद होना चाहिए आपको, ये फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। जब भी ओम्स लॉ बोलते हैं तो ये चीज़ आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ओम्स लॉ बोलते हैं V इक्वल्स टू आई आर, तो लिख ही देना है ना। मंदिर वंदिर पे जा रहे हो, ओम ऐसे सुनाई दे रहा है तो जाके पंडित के पास जाके बोलो कि V इक्वल्स टू आई आर, है ना। मम्मी सुबह सुबह पूजा कर रही है, बोल रही है ओम, तो मम्मी कान में जाके बोलो मम्मी V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। V इक्वल्स टू आई आर, रट लो इसको। आर क्या होता है यार, ये जो डिजाइन सा सिंबल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, है ना। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब कि इसके आगे पीछे जो भी लिखा है, मतलब इसको जितना बढ़ाऊंगा मैं उतना ही ये बढ़ेगा। सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे होते हैं, है ना। सेम प्रोपोर्शन मतलब जितना इसको बढ़ाऊंगा उतना ही ये बढ़ेगा, जितना इसको बढ़ाऊंगा उतना ही ये बढ़ेगा। तो जब भी ये हटाते हैं अपन, जब भी ये हटाते हैं अपन, तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट आ जाता है आर नाम का। इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बोलो एक दो बार, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और इसको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये नाम याद होने चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस। आगे जाके रेजिस्टिविटी भी आएगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, और रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, काय पे डिपेंड करता है। तो यार ये एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है, काय पे, लेंथ पे। लेंथ कैसे, जितनी ज़्यादा आप लेंथ बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और एरिया कम कर रहे हो, एरिया कम कर रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे समझ सकते हैं यार, ये आर होता है ना, इसको ट्रैफिक मान लो, ट्रैफिक भीड़ भक्कड़, है ना। तो जितना ज़्यादा रास्ता, जितनी ज़्यादा जगह है, जितना लंबा रास्ता है उतनी ज़्यादा उसमें लोग बाग आ सकते हैं, है ना। तो उतना ज़्यादा ट्रैफिक हो सकता है। तो जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ा दोगे आप उतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ठीक है। एरिया की बात करते हैं, है ना। तो एरिया क्या होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे, कि मैं एरिया कम कर दूं, मतलब पहले ये इतना चौड़ा था तार, है ना, मैंने उसको सकड़ा कर दिया, इतना सा कर दिया। तो अब इसमें क्या होगा कि यार इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, है ना। लोग बाग इसमें रहना कम कर सकते हैं, तो ट्रैफिक क्या हो गया, कम हो गया। तो मैं क्या बोलूँगा कि एरिया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सही है, ठीक है। अब ये वापस से प्रोपोर्शनलिटीज आ गए यहाँ पे। तो अब इसको प्रोपोर्शनलिटी जैसे हटाता हूँ तो एक रो नाम का सिंबल आ जाता है, रो। ये सांप जैसा जो दिख रहा है ना आपको, ये रो, इसको रो बोलते हैं अपन, ठीक है। ये क्या होता है, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। रजिस्टिविटी होती है, इसको रजिस्टिविटी बोलते हैं, अपन को इतना याद रखना है बस। रजिस्टिविटी ये डिपेंड काय पे करता है ना। जैसे आर था हमारा, एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ। जो आर था हमारा, ये काय पे डिपेंड करता था। ये एक तो डिपेंड कर रहा है कि लेंथ पे, है ना, और एरिया पे, लेंथ पे, एरिया पे, और एक और चीज़ पे, किस चीज़ का तार बना हुआ है उस पे। तो क्या है, रो, है ना। इन तीन चीज़ों पे ये करता है। अब रो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ का तार बना है ना। अगर कॉपर का वायर है तो सिर्फ कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स रहती है। कॉपर की मान लो रो है, मान लो एक्स है, तो इसकी वैल्यू फिक्स ही है। अब कॉपर में दुनिया में कोई सी भी चीज़ बनी हो कॉपर की, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ये। अगर कॉपर का कड़ा बना हुआ है तब भी क्या है, कड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेरे को भी नहीं पता, है ना। तो वो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, रो, ठीक है। वायर बना है, उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, रो। तो एक सेम मटेरियल का कुछ भी बना हुआ है तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम ही होगी, ठीक है। अपन को पता चल गया अभी। आर का पे डिपेंड करता है, लेंथ पे करता है, एरिया पे करता है, और रेजिस्टिविटी पे करता है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। आगे बढ़ा जाए, रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, है ना। अब सबसे पहले रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है यार, ओम। ओम होती है ओम, ठीक है ना। ओम, ओम लो अलग, ओम्स लो अलग था, ओम अलग है। ओम क्या है, जो रेजिस्टेंस है इसकी एसआई यूनिट। ओम लो क्या था, V इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लो था, ठीक है।
अब रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। तो यार रेजिस्टिविटी की यूनिट कैसे निकालना है, तो मेरे को पता है आर इज इक्वल्स टू रो एल टाइम एल अपॉन ए होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ना अपन, इसको लिख सकता हूँ मैं ए आर अपॉन एल, ये क्या है मेरा रो, है ना। यूनिट लिख दो, ए क्या होता है मीटर स्क्वायर में, लेंथ क्या होता है मीटर में, आर क्या है हमारा ओम, 1 मीटर से 1 मीटर निपट जाएगा, बचेगा क्या ओम मीटर, क्या बचेगा ओम मीटर। यही क्या होती है ऐसा यूनिट होती है किसकी, रेजिस्टिविटी की। इसकी यूनिट पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस साल, बहुत ही ज़्यादा, तो इसको घोट के पी जाओ, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है और शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होता है ना। कॉपर का कुछ भी बना होगा उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, ऐसे ही एल्यूमिनियम का कुछ भी बना होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम ही होनी है। उसके बाद आता है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। यार यूँ मान लो कि एक तार था, है ना, उसकी लेंथ इतनी थी और क्रॉस सेक्शन एरिया इतना था, मतलब वो पहले मोटा था, मैंने उसको खींच के लंबा कर दिया, है ना, खींच के मैंने उसको लंबा कर दिया, क्या बन गया 3L हो गई उसकी। तो क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चन में अपन को कुछ भी बिना देखे क्या कर देते हैं अपन, वॉल्यूम कंजर्व्ड, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इनिशियल वॉल्यूम क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू उसकी लेंथ, ऐसे निकालते हैं ना वॉल्यूम। इसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो A2 है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू इसकी लेंथ 3L, ये हमेशा इक्वल होता है ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। ये गणित के अंदर भी मैथ के अंदर भी अपन यूज कर सकते हैं, चीज़ें आती है, इससे क्वेश्चन है भाई काफ़ी है मैथ में, ठीक है। चलो अब वो मेरे को बोलता है क्वेश्चन में कि भाई आप इसका रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो पहले मैं इसका निकाल लेता हूँ। अब देखो इसकी रो तो रो थी, है ना, अब इसी तार को मैंने लंबा करके ये किया तो इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, रो ही होगी, ठीक है ना। चलो अब इसकी वैल्यू लिखते हैं आर, आर इज इक्वल्स टू रो, रो क्या है इसका, जो इसका था येलो, है ना, इनटू लेंथ क्या हो गई इसकी 3L, है ना, डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू क्या आ गई, A2 की वैल्यू निकाल दूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, तो L से तो L निपट जाएगा, A1/3 आ जाएगा, तो A1/3 मतलब ऊपर 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 रो L अपॉन A1, ये हमारा आंसर। ऐसे इससे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो ये देख लो अच्छे से। आगे देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ नहीं, एक बैटरी होनी चाहिए उसमें जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराए, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो होगा और करंट का यूज़ करने वाला कुछ होना चाहिए, या तो टीवी फ्रिज वगैरह कुछ भी एक चीज़ होनी चाहिए उसको यूज़ करने के लिए। तो क्या बन गया हमारा, एक सर्किट बन गया इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। आगे देखते हैं, 2 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, क्या, एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, ऐसे सिंपली जोड़ दो, सीधा सीधा उनको जोड़ते जाओ, ऐसे ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ दिया। पैरेलल में क्या है, ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, मतलब देखो इसको कैसे जोड़ा होगा। अगर मैं इसके दोनों हाथों को देखूं, इसका एक हाथ तो ये है A नाम का, इसका एक हाथ क्या है B नाम का, इसने क्या करा सीधा बैटरी को पकड़ लिया, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं, इसका नाम है P नाम का, इसका हाथ दूसरे का नाम है Q नाम का, तो PQ ने भी क्या करा सीधा सीधा बैटरी को ही पकड़ लिया, है ना। ऐसे ये है R नाम का और Z नाम का, तो RZ ने भी क्या करा सीधा सीधा बैटरी को पकड़ लिया। तो जिन रेजिस्टेंस का डायरेक्ट संपर्क हो किससे, बैटरी से, तो वो काय में जुड़े होते हैं, पैरेलल में। और जिनका डायरेक्ट संपर्क ना हो, इसका एक हाथ में तो बैटरी को पकड़ रखा है पर दूसरे हाथ ने दूसरे रेजिस्टेंस को पकड़ रखा है और दूसरे वाले ने तो एक बार भी बैटरी को नहीं पकड़ रखा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना, सीधा बैटरी के संपर्क में नहीं है रेजिस्टेंस। अगर डायरेक्ट सीधे के सीधे सारे के सारे एक ही बैटरी से डायरेक्ट संपर्क में है तो क्या बोलेंगे अपन, वो पैरेलल में, अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे अपन, वो सीरीज में। क्लियर। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, क्या है जो मैंने बताया वही था, है ना, सब कुछ वही है सिंपली, है ना। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्या है देखो इसकी पहली खासियत, है ना, ये ड्राइव वगैरह मैं नहीं करूँगा अभी, बस बता रहा हूँ, याद कर लो, है ना। इधर से सबसे पहले तो एक बात, बैटरी जितना करंट देती है उतना लेती है ना, ये तो मूल मंत्र है बेटा, बैटरी जितना करंट देती है उतना ही लेती है ना। अगर पापा बोलते हैं कि बेटा मेरे लिए ये लेके आ वो लेके आ, तो बोल दो पापा बैटरी जितना करंट देगी ना उतना ही लेगी। मम्मी आपसे बोलती है कि जा बेटा मेरे लिए पराठे बना दे, तो मम्मी को बोल देना मम्मी बैटरी जितना करंट देती है उतना लेती है ना। बैटरी बोलना है, बेटी मत बोल देना, नहीं तो मम्मी ऐसा करंट देगी ज़िंदगी भर उठ नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, बैटरी जितना करंट देगी उतना लेगी, है ना। करंट का डायरेक्शन ऐसा ना होके ऐसा होगा, क्योंकि प्लस से करंट निकलता है, ठीक है ना, प्लस से करंट निकलता है, ठीक है। चलो अब इसमें बैटरी, अब देखो यहाँ तक करंट आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, रास्ता मिला इसको साफ साफ यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद सामने क्या है, रेजिस्टेंस है, पर इसके बाद दूसरा रास्ता है नहीं, तो इसको कहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो R1 से कितना करंट गया, आई ही गया, है ना, आई क्या था जो बैटरी ने करंट दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आई आ गया,
अब यार आई के पास वापस कोई रास्ता नहीं है, R2 ही है, इसको R2 से भी जाना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, जो R2 से गया उससे भी कौन सा करंट गया, आई गया। ऐसे सिमिलरली R3 से भी कौन सा करंट जाएगा, आई ही जाएगा। ठीक है, चलो जी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो R1 R2 R3 से जा रहा है उन सबसे सेम करंट जा रहा है। तो मैं बोलता अगर R1 से I1 करंट गया, R2 से I2 करंट गया, R3 से I3 करंट गया, सब किसके इक्वल थे, आई के ही इक्वल थे, है ना, आई के ही इक्वल थे। सिमिलरली अब ओम्स लॉ लगाना सीखते हैं यहाँ पे। क्या, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या करता है, जो V होता है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, यही ओम्स लॉ था। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये क्या होता है, इसके जो हाथ हैं आर के आजू बाजू, उनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कैसे, कि ये रेजिस्टेंस है मान लो, ये लो आर नाम का, है ना, इससे करंट जा रहा है आई नाम का। तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ से और यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कि मान लो अगर कोई बैटरी लगी थी तो उस बैटरी की जो वोल्टेज थी, है ना, उस बैटरी की जो वोल्टेज थी वो कितनी थी, आई इंटू आर। ठीक है, ऐसे पता करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, R1 के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा कि जो R1 के अक्रॉस है, मान लो V1 है, वो V1 की वैल्यू क्या आएगी, जो R1 से करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, I1, जो कि I के इक्वल है ना, और इंटू R1। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर क्वेश्चन बोलता है कि R1 के आजू बाजू का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो या अक्रॉस R1 पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो कैसे निकालेंगे, उसमें से जाने वाला करंट इंटू वो रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे R3 का निकाले तो, ऐसे R3 का निकाले तो R3 का भी क्या आएगा कि R3 इंटू उससे जो करंट जा रहा था कितना, I3, जो कि आई के इक्वल है वापस से, तो क्या जाएगा, इसके आजू बाजू का पोटेंशियल। ऐसे ओम्स लॉ का अपन यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले इसको मिटा दो यार। अब क्या बोल सकते हैं, इसमें जो पोटेंशियल आए सबके, मतलब मैं V1 प्लस V2 प्लस V3 को जोड़ दूं तो ये किसके इक्वल आता है, V के, जो बैटरी का पोटेंशियल था। ठीक है ना, और क्या बताया मैंने, जो I1 है, I2 है और I3 है, ये सब किसके बराबर है, जो बैटरी का करंट है ना। करंट इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करने के बाद इक्वल आता है। सही है, चलो अब एक, यार मैं चाहता हूँ कि यार इतना अलग अलग कौन सोल्व करें इनको ओम्स लॉ लगा के। मैं तो क्या जानना करना चाहता हूँ कि एक रेजिस्टेंस हो जाए बस मार्केट में। बड़ा डंडा मतलब प्लस, छोटा डंडा मतलब माइनस, प्लस से करंट निकलता है ऐसे। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि एक ही रेजिस्टेंस लग जाए और जो बैटरी थी वो क्या हो, पहले जैसी बैटरी हो, है ना। ध्यान रखना है बैटरी क्या है, जो पहले थी वही लगेगी है, और जो करंट इसने दिया था उतना ही करंट अभी वापस से ये दे रही है ना। ये मेन कंडीशन है, बैटरी क्या हो, जो पहले लगाई थी वही, और करंट जो इसने पहले दिया था इस वाले सर्किट में वही यहाँ पर भी ये देगी। ठीक है, तो अब मैं आर इक्विवेलेंट निकालूँ, मतलब इनको हटा के मैं एक रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ ऐसा कुछ। तो जो आर है इसकी वैल्यू क्या आती है, जो R1 है प्लस R2 है प्लस R3 है, इनका सम, ये क्या आता है हमारा, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो जी अब पैरेलल पे आते हैं। पैरेलल पे आते हैं, आगे पैरेलल पे क्या है, पैरेलल में क्या बताया था मैंने कि ये इन्होंने सीधा बैटरी के संपर्क में है। ठीक है ना, अब सीधा बैटरी के संपर्क में मतलब कि जो आजू बाजू का पोटेंशियल है, मतलब जो R1 के आजू बाजू का पोटेंशियल है किसके इक्वल है, V के, R2 के आजू बाजू का पोटेंशियल है किसके इक्वल है, V के, R3 के जो आजू बाजू का पोटेंशियल है वो भी किसके, V के। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इन सब के आजू बाजू का पोटेंशियल किसके बराबर है, V के, मतलब जो V1 है वो इक्वल है V2 के, वो इक्वल है V3 के, और वही किसके इक्वल है, बैटरी के पोटेंशियल के। ठीक है, सीरीज में करंट सेम था, यहाँ पे पोटेंशियल सेम है। ठीक है, ऐसे ही मैं करंट की बात कर सकता हूँ। अब करंट कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ भी ओम्स लॉ लगा दो। मैं क्या पता है, इसके आजू बाजू का पोटेंशियल तो पता है V, करंट निकालना है, R1 की वैल्यू तो पता ही है। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, जो I है मतलब I1 जो इसमें से जा रहा था वो क्या आएगा, V/R1। ठीक है, अब देखो एक और मस्त चीज़ बताता हूँ। मैंने मान लो कि यहाँ से सीधा एक तार लिया और इसे जोड़ दिया। ठीक है, इसके पहले तो जब ये तार नहीं था तो करंट इसे आया होगा। ठीक है, आया है ना, जब ये तार नहीं था तो क्या हुआ, करंट इधर आया। एलो जी, करंट के पास क्या है, तीन रास्ते हैं, है ना, तीन रास्ते हैं करंट के पास। करंट कहाँ से जा सकता है, एक तो यहाँ से जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, और यहाँ से भी जा सकता है ना। अब ये क्या थे, ट्रैफिक थे, तो जितना कम ट्रैफिक होगा उतने के पास करंट ज़्यादा जाएगा। ठीक है ना, समझ में नहीं आया ना, देखो क्या बोल रहा हूँ। अब क्या करो, इसको तार से जोड़ दो। अब क्या करा मैंने, यहाँ से एक सिंपल तार लिया जिसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, उसको यहाँ लाके जोड़ दिया। तो अब करंट क्या करेगा, करंट आया, है ना। करंट के पास कितने रास्ते हैं, चार रास्ते हैं, एक तो ये,
ये और एक ये वाला, है ना। तो किस पे जाना पसंद करेगा यार, इस पे भी ट्रैफिक है तो वो कहेगा नहीं भीड़ भक्कड़ में कौन जाए, इस पे भी ट्रैफिक है नहीं भीड़ भक्कड़ में कौन जाए, इसमें भी ट्रैफिक है हाँ नहीं कौन जाएगा भीड़ भक्कड़ में। तो क्या करेगा, सीधा का सीधा सारा करंट इसी से चला जाएगा, है ना, सारा करंट इसी से चला जाएगा। और बैटरी जितना करंट देती है उतना तो लेगी। तो आई करंट दिया था, आई करंट इसने लिया होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो आई गया किससे, R1 में अभी आई गया वो क्या होगा 0, आई गया R2 में वो भी क्या होगा 0, और आई गया R3 में वो भी क्या होगा 0। कब, ये कब कब का आंसर है, जब मैंने एक सीधा तार इसको जोड़ दिया। इसी को क्या बोलते हैं अपन, शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपन, शॉर्ट सर्किट। इससे करंट की वैल्यू बढ़ जाती है और फ्यूज उड़ जाते हैं हमारे। अभी आगे जाके और क्लियर हो जाएगा, चीज़ें बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। चमक गया अपन को। चलो जी, अब इसमें भी बात कर लेते हैं अपन काहे की, कि अब इसका जो करंट था, जो I1 था, जब ये तार नहीं है, मान लो ये तार नहीं है, तो करंट इधर भी गया होगा, कुछ इधर गया होगा, कुछ इधर गया होगा, कुछ सारा आके इधर ही मिला होगा, है ना। तो I1 I2 I3 मिलके वापस से क्या बन गया होगा I। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये किसके बराबर होंगे, I के, है ना। और I क्या है, जो बैटरी ने करंट दिया था, ठीक है। पोटेंशियल तो क्या थे, सेम थे, V1 V2 V3 इज इक्वल्स टू V, जो बैटरी का पोटेंशियल था उसके बराबर थे, सही है। अब R इक्विवेलेंट की बात करते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट, मतलब इसके सर्किट को वैसा बना दूं कि एक रेजिस्टेंस हो, बैटरी सेम हो, करंट भी सेम जा रही हो जैसे पहले जा रहा था, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। ये इसका R इक्विवेलेंट होता है। अब यार यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की जरूरत है कि जब भी अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो अपन ने इसको सोल्व किया, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू मान लो आ गई, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 6। तो बच्चा क्या करता है, सीधा R इक्विवेलेंट की जगह 6 ही पुट कर देता है। नहीं, उल्टा करना पड़ेगा ना, 1/6 आएगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो ये रेसिप्रोकल करना जरूरी है। सुनने में आसान सा लग रहा है कि क्या फालतू बात बता रहे हो, पर 99 बच्चे ये हक देते हैं यहाँ पे, मतलब इतनी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्या है अभी तक जो पढ़ा है, सीरीज में क्या है ये है, पैरेलल में क्या है ये है, देख लो एक बार, सही है। यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा गलत है, यहाँ क्या आएगा 1/ आएगा, 1/R इक्विवेलेंट, सही है। अब वोल्ट मीटर की बात करते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ से तो अपन ने पता कर ही लिया। अब एक वोल्ट मीटर भी होता है ऐसा, और एक ऐसा, इसको मल्टीमीटर बोलते हैं। इससे करंट वरंट भी अपन नाप सकते हैं। अभी की, अगर अभी कॉलेज जाओगे, वैसे आप लोग तो अभी जाओगे 2-3 साल बाद, तो ये वाला लैब में आपको यूज़ करने को मिलेगा। और बाकी पहले के टाइम पे ऐसा यूज़ करते थे। इसमें क्या 2 तार आते हैं, एक तो ये नेगेटिव और एक ये पॉजिटिव, 2 तार आते हैं। इसमें से मेरे को करंट नाप, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। तो मान लो मेरे को इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस नापना है, तो मैं एक तार को कहाँ जोड़ूंगा, यहाँ पर, एक तार को जोड़ूंगा मैं यहाँ पर। जो रीडिंग आएगी तो क्या होगी, इसके आजू बाजू का पोटेंशियल, इस रजिस्टर के आजू बाजू का पोटेंशियल आ रहा होगा इसकी रीडिंग, ठीक है। ऐसे ही मैं इसका तार किधर जोड़ूंगा, इधर और इधर, तो क्या हो रहा होगा, इसके आजू बाजू का पोटेंशियल आ रहा होगा बल्ब के इधर इधर, ठीक है ना। इसके हाथ क्या है, सीधे यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो जो वोल्ट मीटर इसको पैरेलल जोड़ते हैं, किसके, जिसका पोटेंशियल नापना है, ध्यान रखना है, किसके पैरेलल जोड़ते हैं, जिसका पोटेंशियल नापना है। मेरे को बल्ब का पोटेंशियल नापना था, तो मैंने क्या करा, इनके हाथ मिला दिए, है ना, हाथ मिल गए मतलब पैरेलल में चले गए, इनके हाथ मिला दिए, ठीक है। अगर मेरे को इसका नापना था तो मैं इसका हाथ और इसका हाथ मिला दूंगा, येलो जी, तो इसके पैरेलल में आ गया, तो ये इसकी रीडिंग नापेगा, ठीक है ना। तो जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, उसके पैरेलल में इसको जाके जोड़ दो, ठीक है ना। तो जो रीडिंग आएगी वही क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे एमीटर होता है ना, एमीटर भी सेम काम करता है, करंट नापता है, मगर वो तो क्या करता था, आजू बाजू में पोटेंशियल नापता था, ये तार के अंदर करंट नापता है। तो इसको तार के अंदर फिट करना पड़ेगा। तार के अंदर कैसे फिट कर सकते हैं, जब अपन उसको सीरीज में जोड़ दें, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो एमीटर है एक आई में जुड़ता है, सीरीज में जुड़ता है, ठीक है गाइस, ये सीरीज में जुड़ता है। इससे करंट नाप रहे होते हैं अपन। येलो यहाँ पर भी वो फोटो आ गया, क्योंकि ये दोनों ही काम कर रहा होता है। और ऐसा होता है, एक तार ये है, एक तार ये है, जो जोड़ो, और जोड़ो क्या मतलब सीरीज में चिपकाना पड़ेगा इसको, एक इधर और बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, मैंने क्या बोला था कि जो आ रहे हो क्या है, हमारा ट्रैफिक है, ठीक है ना। तो ये कंडक्टर था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, ट्रैफिक था काफ़ी। तो ये जैसे टकराना शुरू करेंगे, जैसे मैंने इस पर करंट फ्लो किया, तो ये आपस में टकराएंगे, है ना। तो टकराने की वजह से क्या होगा, हीट बढ़ेगी, है ना। तो काय पे डिपेंड करा हीट ने, एक तो रेजिस्टेंस, मतलब ट्रैफिक जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी। और करंट, अब ट्रैफिक भी है और वो चल भी रहा है, तो ज़्यादा करंट होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, हीट, है ना। अब हीट एनर्जी यही है, तो हीट किस पे भी डिपेंड करेगा, टाइम पे भी, कितने टाइम तक आपने उसका हीट का मतलब करंट उसमें फ्लो कराया, है ना, ये टाइम है, सॉरी, है ना। कितने टाइम तक आपने करंट फ्लो कराया उस कंडक्टर में, उतनी देर तक हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना।
उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये 3 जाते हैं, इनको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है ये, है ना, इसको रट लो। अब एप्लीकेशंस, अपन ये हीट इफेक्ट के एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, इसके अंदर एक टंगस्टन नामक धातु होता है ना, इसमें से करंट जैसे फ्लो करता है तो एकदम सुर्ख लाल सा हो जाता है और ग्लो करना शुरू कर देता है ना, तो ये रोशनी बनाता है बढ़िया से, बढ़िया बल्ब अपन ने देखे होंगे। एलईडी वाले बल्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने वाले बल्ब की, उनके अंदर होता है टंगस्टन, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, आयरन जो कपड़े अपन कर रहे होते हैं वो भी गर्म हो जाती है, गीज़र ये भी गर्म करता है, ठीक है। और रूम हीटर वगैरह सब, इन सब काय के एप्लीकेशन से ये हमारे हीट इफेक्ट के। अब निक्रोमियम हमारा है, किसको देख के बच्चे डर जाते हैं कि ये क्या है ना, तो डरना नहीं है, ये क्या है, ये टंगस्टन का ही भाई है। टंगस्टन क्या था, जो बल्ब में अपन धातु यूज़ कर रहे थे, मटेरियल जो यूज़ कर रहे थे उसका भाई है ये। इसमें भी क्या होता है, वैसे ही बहुत ज़्यादा वो होता है इसका रेजिस्टेंस, है ना। और बनता कैसे है ये, अलॉय मतलब मिक्सचर, किस किस का मिक्सचर, निकिल को मिलाते हैं। अगर मान लो 100 ग्राम टोटल है, 100 ग्राम निक्रोमियम वायर है मेरे पास, तो इसमें क्या होगा, 60 ग्राम तो क्या होगा, निकिल होगा, है ना, और 25 ग्राम क्या होगा, आयरन होगा, और ये 25 ग्राम है ना, और क्रोमियम होगा कितना, 15 ग्राम, ऐसे कुछ, ठीक है ना। तो इन सबको अगर मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, निक्रोमियम वायर बन जाएगा। ये अलॉय होता है एक तरह का, मतलब मिश्रण होता है, ठीक है। ये क्या रेजिस्टेंस वायर की तरह यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट्स में। कैसे, कि जो टोस्टर वगैरह होते हैं, हीटर टोस्टर, इनके अंदर इसी मटेरियल का अपन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये है क्या, कंडक्टर है। जो टंगस्टन था ये भी क्या है, कंडक्टर, एक तरह का कंडक्टर है जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। कमर्शियल यूनिट, जो घरों में अपन रीडिंग लेके जाता है ना बंदा, वो किस में लेके जाता है, किलो वॉट हावर में, इसलिए इसको कमर्शियल यूनिट बोलते हैं, जो अपन जनरली यूज़ कर रहे होते हैं। सही है। इस वाले फॉर्मूले को अभी थोड़ी देर बाद वापस आएगा ये, तब समझाऊंगा। अभी यहाँ पे पावर ओवर आ रही है, मैंने पढ़ाया नहीं अभी, इसलिए इसको छोड़ दो, ठीक है। चलो, इसमें क्या होता है, जो 1 किलो वॉट हावर होता है, ये है क्या, एक तरह से एनर्जी है ना। एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, और जूल में यूनिट भी है, तो अपन को क्या पता होना चाहिए कि क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब किलो वॉट हावर, है ना। अब यार एक चीज़ देखो, जो पावर होती है ना, पावर ये क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम होती है। क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी को काय में नापते हैं अपन, वाट में नापते हैं, सॉरी, एनर्जी को काय में नापते हैं अपन, जूल में, और टाइम को नापते हैं सेकंड में, और पावर को नापते काय में, वाट में, ठीक है। तो वाट इंटू टाइम करूंगा तो जूल आ जाएगा, तो किलो वॉट इंटू हावर, मतलब टाइम से इंटू क्या, तो मेरा क्या आएगा, जूल एनर्जी आएगी। तो ये पूरी क्या है, एनर्जी की यूनिट है। सही है, ये याद कर लेना है फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको रट के घोट के पी जाओ। अब इलेक्ट्रिकल पावर वही आ गया, क्या, एनर्जी अपॉन टाइम होता है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, I² इंटू आर भी होता है। यूनिट क्या होती है, वाट होती है ना। यूनिट याद रखनी है भाई, पहले ही बताया, है ना। जब भी ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इसके साथ एक और फॉर्मूला यूज़ होगा, V = IR। ये फॉर्मूला भी मैक्सिमम टाइम इसके साथ यूज़ होगा। कैसे, कि यार अगर आपको सिर्फ V दे रखा है, सिर्फ V दे रखा है ना, और वो ये फाइंड करने को बोल रहा है, तो V और R दे रखा है, तो मैं I कैसे निकालूंगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करके I निकालूंगा और इसमें डाल दूंगा वैल्यू, ठीक है ना। ये और आपने देखे होंगे, मतलब बहुत सारी बुक्स में जो दूसरी कोचिंग से वो इसके फॉर्मूले प्री डिफाइंड करके दे देती है, चाहो तो वो भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना भी देता हूँ। बाकी मेरे को तो इतना अच्छा लगता नहीं है। जैसे देखो, I इंटू आर तो क्या बन जाएगा, V, है ना, V इंटू आई, ये भी क्या है, मेरा पावर, ठीक है। और यहाँ पे R से ऊपर नीचे इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा, V²/R, ये भी क्या है, मेरा पावर। ऐसे बना सकते हो फॉर्मूले, बाकी मैं तो यही यूज़ करता हूँ। इससे यूज़ करो, वैल्यू निकालो जिसकी भी इसमें चाहिए और पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो इससे भी अपन इलेक्ट्रिकल पावर निकाल सकते हैं। अब एक हॉर्स पावर की बात आती है। हॉर्स पावर कुछ नहीं, बस ये वैल्यू याद रखो। जब भी हॉर्स पावर में अगर आपके पास आंसर आता है, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इतने हॉर्स पावर है, तो उसको वाट में कन्वर्ट कर लेना है। ये लो जी, कैसे करते हैं, 746 वाट क्या होता है, एक हॉर्स पावर के इक्वल होता है। HP भी इसको बोलते हैं, HP, है ना। लैपटॉप वाला HP नहीं है, हॉर्स पावर वाला HP है। इंजन वगैरह इस पर डिफाइंड होते हैं, डिजाइन होते हैं इस पावर पे, ठीक है। चलो जी, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज, ओहो, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, क्या, एक तरह से एक बहुत पतली और छोटी सी वायर होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जैसे मैं इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट इसको फ्लो कराता हूँ, तो जैसे इसमें एक 5 एम्पियर इसकी लिमिट होती है जनरली। 5 एम्पियर इससे जैसे करंट जा रहा होता है, तो 5 एम्पियर से जैसे एक्सीड करता है, 6-7 एम्पियर पहुंचता है, तो इसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट तो क्या है, कम है, तो ये मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है और टूट जाता है। तो सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ना, और घर में करंट आना बंद हो जाता है। पर ये होता क्यों है ना, बात तो यही है ना, फ्यूज हो क्या रहा है, शॉर्ट सर्किट हो क्या रहा है, शॉर्ट सर्किट क्या, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट हो क्यों रहा है। तो इसके पीछे 2 रीजन आते हैं, क्या, एक तो शॉर्ट सर्किट और एक ओवरलोडिंग, है ना। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के बारे में
क्या है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग? देखो, जब भी जीवन में, है ना, जब भी जीवन में फ्यूज मेल्ट होता है, इसके पीछे एक ही रीजन होता है, क्या कि करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है वो इसकी औकात से ज़्यादा हो गया, है ना, ये मैंने अभी बताया। इसकी औकात से, इसकी औकात थी 5 एम्पियर की, आपने फ्लो करा दिया 10 एम्पियर का, तो ये क्या होगा, निपट जाएगा। अब कब हो सकता है, जितना करंट आना चाहिए था उससे ज़्यादा करंट कब कब आ सकता है? तो एक तो क्या हो जाए शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि ऐसे दो तार है मान लो, है ना, ये दोनों आपस में टकरा गए, ये दोनों आपस में टकराए, तो करंट ऐसे आ रहा था, ऐसे फ्लो करके किसी बल्ब वगैरह जिसमें भी यूज़ हो गया, ऐसे वापस जा रहा था, है ना। तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ से जोड़ दिया, तो करंट पूरा क्या करा, वापस यहाँ से चला जाएगा, है ना। तो करंट की क्या हुई, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो करंट ने क्या करा, सीधा फ्लो वहाँ पे ही कर दिया, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई उस जगह, है ना। तो शॉर्ट सर्किट हो गया, वहाँ से भी अपन ये देखते हैं कि करंट की वैल्यू बढ़ जाती है और वो निपट जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या है कि जो फ्रिज वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा करंट का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैंने एक ही सॉकेट में सारे ये जोड़ दिए, फ्रिज कूलर वगैरह, तो यहाँ भी क्या होगा कि बहुत ज़्यादा करंट ये खींचना शुरू करेंगे और निपट जाएंगे, है ना। ओवरलोडिंग मतलब औकात से ज़्यादा करंट आप खींच रहे हो, सही है ना। शॉर्ट सर्किट मतलब आपने उसको रेजिस्टेंस को पहुँचने ही नहीं दिया, सीधा वहाँ से ही मोड़ दिया, ठीक है ना। तो शॉर्ट सर्किट होगा तब भी फ्यूज़ उड़ेगा, ओवरलोडिंग होगी जब भी फ्यूज़ उड़ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले की। इस फॉर्मूले में क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आपको सीधी रीडिंग निकालने की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो इन किलोवाट हावर में, तो बच्चे वैसे आसान है निकालना तो, पर अगर डर लग रहा है तो ये फॉर्मूला याद कर लो। क्या, कितने अप्लायंसेज आपने यूज़ किए हुए हैं घर में, ठीक है, उससे इनटू करना है क्या, पावर। जितनी पावर को डिजाइन से 220 वोल्ट बोलते हैं, है ना। तो 220 वोल्ट पावर नहीं है ये, तो क्या है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए था, सही है। तो पावर वो बोलेगा, है ना, तो ये वाला पावर नहीं लिख देना है, क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा अगर ये पावर लिख दिया तो सीधा। ये पावर नहीं होता, ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो गलती कर देते हैं, तो ये नहीं करनी है, पावर नहीं होती है। वो पावर भी बोलेगा साथ में, है ना, पावर का में भी बोलेगा वो वाट में। पावर किसी और में भी दे रखा हो, हॉर्स पावर वगैरह में दे रखा हो, तो वाट में कन्वर्ट करो और यहाँ पे पुट कर दो इन वाट। ये इंपॉर्टेंट है, इन वाट इसलिए लिखा हुआ है। तो जितने अप्लायंसेज आपने लगा रखे हैं उनकी पावर वॉट में होनी चाहिए इनटू टाइम। टाइम किस में होना चाहिए, हावर में। टाइम किस में होना चाहिए, हावर में, डिवाइडेड बाई 1000, डिवाइडेड बाई 1000। तो ये क्या आता है हमारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, रट लो घोट लो पी जाओ इसको, क्लियर। चलो, आज की क्लास यहाँ तक की थी। जैसी भी लगी हो बताना, इम्प्रूवमेंट हो तो कमेंट करना, इम्प्रूवमेंट करेंगे। और सबसे पहली बात तो ये बता दूँ यार कि पेन पेड पे एक लिमिट के बाद आप एफिशिएंटली नहीं पढ़ा सकते हो। उस तरीके से बच्चों को अट्रैक्ट या वो फोकस नहीं ला सकते उसका अपने ऊपर, जितना स्मार्ट बोर्ड या ऑफलाइन क्लास पे ला सकते हैं, है ना। और अभी स्मार्ट बोर्ड है नहीं मेरे पास, जल्दी ले लेंगे, देखते हैं, है ना। तो यार जैसा भी था मैंने मेरी बेस्ट देने की कोशिश की पेन पेड पे भी। और 10th क्लास के लिए वैसे जनरली मूड नहीं था बनाने का, पर ठीक है, मतलब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो करो एंजॉय।